हेलो एवरीबॉडी। अब अगला चैप्टर सिक्योरिटीज लॉ के रिवीजन में रहेगा डी लिस्टिंग ऑफ शेयर्स का। डी लिस्टिंग का मतलब हम लोग समझते हैं, लिस्टिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर के किसी कंपनी की सिक्योरिटीज को या शेयर्स को लिस्टेड करवा देना, सो दैट पब्लिक अगर चाहे तो अब इन शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकती है। ट्रेडिंग करना मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड करना हुआ इन्वेस्टर्स को। अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है तो पब्लिक इशू लाने वाली हर कंपनी को कंपलसरीली अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज पर, शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करवाना पड़ता है। क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व है तो हमें पब्लिक को लिक्विडिटी तो देना पड़ेगी। लिस्टिंग करवाना कंपलसरी है बट लिस्टेड रहना कंपलसरी नहीं है। अगर कोई कंपनी चाहे तो पब्लिक इशू लाने के बाद जब वो लिस्टेड हो जाती है उसके बाद अगर चाहे तो अपने शेयर्स को करवा सकती है डी लिस्टेड। बट डी लिस्टेड अगर करवा लेते हैं तो इसका मतलब हुआ अब हम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं रहे, तो इन्वेस्टर्स को जो लिक्विडिटी पहले मिल रही थी, ट्रेडिंग करने की जो सुविधा उनको मिल रही थी, अब वो सुविधा हो जाती है बंद। पब्लिक से पैसा लिया तब कहा था ट्रेडिंग की सुविधा देंगे और अब हम उस सुविधा को वापस विड्रॉ कर रहे हैं, तो इन दैट केस अब हमें अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब उन्हें ऑफर दिया जाता है कि अगर आप लोग चाहो तो कंपनी को छोड़कर चले जाओ, आप अपने शेयर सरेंडर कर दो। कंपनी तो नहीं खरीदेगी लेकिन इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या अगर टेक ओवर के दौरान ये शेयर्स डीलिस्ट हो रहे हैं तो जो भी अक्वायरर आ रहा है वो इन शेयर्स को खरीदने को तैयार है। कंपनी तो वापस इन शेयर्स को खरीदेगी नहीं, या तो इसको खरीदेंगे कंपनी के प्रमोटर या तो खरीदेगा अक्वायरर। पब्लिक को क्योंकि अब लिस्टेड रहने के सुख नहीं मिलने वाला, तो वो लोग अगर चाहे तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और अपने शेयर सरेंडर करके जा सकते हैं। उन लोगों को ऐसी कंपनी में रहना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है जो कंपनी ने पहले लिस्टिंग की सुविधा दी और अब उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो लोग चाहे तो अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटी सरेंडर करके जा सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिक के शेयर सरेंडर करे हुए प्रमोटर्स या एक्वायरर खरीदते हैं तो यहाँ एक कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है ताकि पब्लिक के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। तो इसीलिए सेबी ने अपने यहाँ एक रेगुलेशन ही बना दिया। रेगुलेशन बना है फॉर डी लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर से रिलेटेड इस चैप्टर में हमको पहले टॉपिक में बताया गया है कि डी लिस्टिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। पहला वॉलेंटरी डी लिस्टिंग और दूसरा कंपलसरी डी लिस्टिंग। वॉलेंटरी डी लिस्टिंग के भी तीन टाइप्स हैं। पहला, एक तो ये कि कंपनी अपने आप को डीलिस्ट करवा रही है फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस। अब ये कंपनी इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इनमें से कहीं पर भी लिस्टेड नहीं रहने वाली है, तो कंपनी को देना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स को, प्रमोटर्स के द्वारा दिया जाता है अपने शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी। दूसरा तरीका, कंपनी कुछ इस तरीके से डीलिस्ट हो रही है कि कंपनी कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस पर से तो डीलिस्ट होगी लेकिन कम से कम एक नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज पर तो लिस्टेड रहेंगे। नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नेटवर्क, जिसका टर्मिनल पूरे इंडिया में फैला हुआ है। कोई भी इन्वेस्टर कहीं से भी बैठकर यहाँ इस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकता है। जैसे कि बीएससी एंड एनएससी इंडिया में दो नेशन वाइड टर्मिनल वाले स्टॉक एक्सचेंज है। तो अगर कंपनी बाकी सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस पर से डीलिस्ट होती है लेकिन अगर एक नेशन वाइड पर भी लिस्टेड रह जाती है तो कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं। रीजन बीइंग कि हम कुछ पर से तो जा रहे हैं लेकिन एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर तो हम अभी भी लिस्टेड हैं जहां पर आप आराम से बिना किसी रुकावट के ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेशन वाइड टर्मिनल वाले स्टॉक एक्सचेंज पे जब कंपनी लिस्टेड रहती है तो इन्वेस्टर चाहे किसी भी कोने का हो इंडिया के, वो वहीं से बैठ करके इस नेशन वाइड में ट्रेडिंग कर सकता है। विच मीन्स कि आपकी ट्रेडिंग के सुख पे, ट्रेडिंग की सुविधा पे कोई असर पड़ने वाला नहीं डी लिस्टिंग के बावजूद भी। तो फिर अब हम उनका एग्जिट ऑफर भी देंगे नहीं। और एक होता है वॉलेंटरी डी लिस्टिंग में स्मॉल कंपनीज के द्वारा डी लिस्टिंग करवाया जाना।
स्मॉल कंपनी का मतलब होता है जिनकी शेयर कैपिटल बेस भी बहुत कम है। ऐसी कंपनीज जब डीलिस्ट होती हैं वॉलेंटरीली तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी तो दिया जाता है, बट बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते, बिडिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते। ये होता है वॉलेंटरी डीलिस्टिंग के 3 टाइप्स, और एक होता है हमारे लिए कंपलसरी डीलिस्टिंग। कंपलसरी का मतलब चाहो या ना चाहो अब आपको डीलिस्टेड तो होना पड़ेगा। एक तरह से ये सजा होती है जो स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या कोई भी दूसरी अथॉरिटी कंपनी को देता है, और अगर ये सजा मिली है तो हर हाल में मानना तो पड़ेगा। कंपलसरी डीलिस्टिंग में भी इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बट उसका तरीका क्या होगा, किस पैटर्न को फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब अब हम लोगों को डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। डेफिनेशंस में यहाँ हमें 3 डेफिनेशंस बताई गई है। पहली डेफिनेशन है कंपलसरी डीलिस्टिंग की, जिसमें हमें बताया गया है कंपलसरी डीलिस्टिंग का मतलब वही डीलिस्टिंग जिसमें कंपनी के इक्विटी शेयर्स को कंपलसरीली डीलिस्ट किया जाता है अंडर चैप्टर 5 ऑफ दिस रेगुलेशन। दूसरा इन्होंने बताया है पब्लिक शेयर होल्डर्स वर्ड की डेफिनेशन। पब्लिक शेयर होल्डर वर्ड की डेफिनेशन में इन्होंने बताया है पब्लिक शेयर होल्डर का मतलब होता है होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स अदर देन फॉलोइंग। अदर देन मतलब इन लोगों को पब्लिक शेयर होल्डर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता, इनके अलावा बाकी सब कहलाएंगे पब्लिक शेयर होल्डर्स। एक तो प्रमोटर्स या प्रमोटर ग्रुप के लोग एंड पर्संस एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद देम। प्रमोटर्स को हम लोग पब्लिक शेयर होल्डर की कैटेगरी में नहीं रखते बिकॉज डीलिस्टिंग के दौरान पब्लिक शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑफर दिया जाता है। तो एग्जिट ऑफर जब हम लोग दे रहे हैं पब्लिक को, तो प्रमोटर्स खुद अगर शेयर होल्डर है तो वो खुद अपने आप को तो ऑफर दे पाएंगे नहीं, तो प्रमोटर्स को हम पब्लिक शेयर होल्डर की कैटेगरी में रखेंगे भी नहीं। तो प्रमोटर्स पब्लिक शेयर होल्डर वाली कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा, पब्लिक शेयर होल्डर्स में अक्वायरर्स एंड पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद हिम भी इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज कई बार एक्विजिशन ऐसे एसटी में एक्विजिशन करते वक्त अक्वायरर डीलिस्टिंग का ऑफर देता है, तो डीलिस्टिंग का ऑफर क्योंकि खुद अक्वायरर लेकर आ रहा है तो वो पब्लिक शेयर होल्डर की कैटेगरी में आएगा नहीं। और तीसरा, इसमें डिपॉजिटरी रेसिट होल्डर्स भी इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ऐसे डिपॉजिटरी, ऐसे डीआर होल्डर्स जिन लोगों के शेयर्स रखे हुए हैं कस्टोडियन के पास, उनको भी हम लोग यहाँ पर पब्लिक कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे नहीं। तो ये कुछ लोग हैं, इनको छोड़कर बाकी सबके सब कहलाएंगे पब्लिक शेयर होल्डर्स। अगला डेफिनेशन लिखी है वॉलेंटरी डीलिस्टिंग की, तो इन्होंने कहा है वॉलेंटरी डीलिस्टिंग में आएगा चैप्टर 3 में जो लिखा गया है दैट इज वॉलेंटरी डीलिस्टिंग, चैप्टर 5 में जो लिखा गया है दैट इज कंपलसरी डीलिस्टिंग। यहां बताया गया है कि ये डीलिस्टिंग के इक्विटी शेयर्स के रेगुलेशंस कहां-कहां पर एप्लीकेबल है, कहां-कहां पर इनकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी, कहां-कहां पर ये रेगुलेशन लगता है या नहीं लगता है। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है अगर डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स हो रहा है फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो ये रेगुलेशंस लग जाएगा, या तो सब पर से जा रहे हैं या कुछ पर से जा रहे हैं तो भी ये रेगुलेशन लगेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज को लिस्टेड करवाया है विदाउट पब्लिक इशू और वो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो उसके ऊपर ये रेगुलेशन लगेगा नहीं, उसको इस रेगुलेशन के तहत डीलिस्टेड होने की अब कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी कंपनी के लिए कोई स्कीम बनाई गई है अंडर सिक्का या फिर अगर कोई स्कीम बनाई है एनसीएलटी ने अंडर कंपनीज एक्ट, जब कोई कंपनी सिक कंपनी हो जाती है तो या तो सिक्का में पहले कभी बनी थी स्कीम या एनसीएलटी ने अब कंपनीज एक्ट में बनाई है, तो भी अब ये वाला रेगुलेशन नहीं लगता। कब नहीं लगता? अगर एनसीएलटी के द्वारा बनाई गई स्कीम में ऑलरेडी स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखा गया है टू कंप्लीट द डीलिस्टिंग, ऑलरेडी इन्होंने अपनी तरफ से डीलिस्टिंग का प्रोसीजर स्पेसिफाई कर दिया, तो अब ये डीलिस्टिंग रेगुलेशंस में प्रोसीजर में आने की जरूरत नहीं। या तो एग्जिट ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया गया है एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स को और वो भी स्पेसिफाइड रेट पर। स्कीम जो बनाई गई है एनसीएलटी के द्वारा उस स्कीम में या तो
डीलिस्टिंग की पूरी प्रोसीजर अलग से उन्होंने प्रिस्क्राइब की है, और या तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी के दौरान दिया जाने वाला स्पेसिफाइड प्राइस ऑलरेडी बता दिया है। तो अब आपको इस डीलिस्टिंग रेगुलेशन के थ्रू जाने की जरूरत नहीं। मामला स्पेशल कंपनी का है, स्पेशल कंपनी इज अ सिक कंपनी। इसके अलावा कहाँ नहीं लगेगा, तो अगर डीलिस्टिंग हो रहा है इक्विटी शेयर्स का परसुएंट टू अ रिजोल्यूशन प्लान जो आईबीसी में बनाया गया है। आईबीसी अगेन इज फॉर इंसॉल्वेंट कंपनीज। तो अगर इंसॉल्वेंट कंपनी के लिए आईबीसी में कोई रिजोल्यूशन प्लान बनाया गया है और इस रिजोल्यूशन प्लान में भी सेम चीजें हैं, या तो प्रोसीजर अलग से बता दिया गया है और वरना प्राइस ऑलरेडी बता दी गई है कौन सी प्राइस पर हम एग्जिट ऑफर देने वाले हैं, तो फिर अब इस कंपनी को भी कोई अलग से कंप्लायंस इस रेगुलेशन का करने की जरूरत नहीं। सेम रीजन, ये कंपनी अब एक स्पेशल कंपनी है बिकॉज अब ये इंसॉल्वेंट हो चुकी है। प्रोवाइडेड दैट में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस प्राइस पर एग्जिट ऑफर दिया जा रहा है शेयर होल्डर्स को इंसॉल्वेंट कंपनी के केस में, यहाँ पर प्राइस किसी भी हालत में लिक्विडेशन वैल्यू से कम की नहीं होना चाहिए। लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब होता है इन केस अगर ये कंपनी आज डीलिस्ट ना होकर अगर आज बंद हो रही होती तो सारी असेट्स में से, सारी असेट्स की वैल्यू में से सारी लाइबिलिटीज की वैल्यू को माइनस करने के बाद जो पैसा बचता, जो भी पैसा बचता, उस पैसे से हम इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को रिडम्पशन कर देते। तो वो जो पैसा बचा हुआ अमाउंट आ रहा है, सारी एसेट्स वैल्यू में से सारी लाइबिलिटीज वैल्यू माइनस करके अब जो अमाउंट आता है पर शेयर, वो जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू से कम का एग्जिट ऑफर जाएगा नहीं। इन केस अगर यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को, इन केस अगर इस स्कीम के द्वारा, आईबीसी की स्कीम के द्वारा एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को भी एग्जिट ऑफर मिलने वाला है और अगर इन लोगों को एग्जिट प्राइस जो दी जानी है वो थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू वो प्राइस जो पब्लिक को दी जानी है, तो ये प्रोविजो कहता है कि अब पब्लिक को भी फिर उसी प्राइस पर पेमेंट करना जिस प्राइस पर हम प्रमोटर्स को पे करने वाले हैं। कहने का मतलब प्रमोटर्स को कोई प्रिविलेज पैसा मिलेगा नहीं। जिस प्राइस पे अगर पब्लिक को कम था, प्रमोटर्स को ज्यादा था, तो अब हम प्रमोटर्स को भी पब्लिक को भी उसी प्राइस पर पेमेंट करेंगे जिस प्राइस पर प्रमोटर्स को करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट प्रोवाइडेड दैट में इन्होंने लिखा है डिटेल्स ऑफ डीलिस्टिंग को का जस्टिफिकेशन अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिट प्राइस, डिटेल्स ऑफ डीलिस्टिंग और ये एग्जिट प्राइस पर हम कैसे पहुंचे हैं इस आईबीसी की स्कीम के तहत, ये बात हमें विद इन 1 डे ऑफ रिजोल्यूशन प्लान इसे सबमिट करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज को जाकर के ये समझा कर आओ कि आईबीसी में हमने एग्जिट ऑफर निकाला है और इस प्राइस पर पहुंचे हैं, क्यों ये प्राइस आपने चुनी है, इस प्राइस पर आप पहुंचे कैसे, कैलकुलेशन कैसा किया, सब बातें हमें जाकर के स्टॉक एक्सचेंज को बताकर आनी पड़ती है। नेक्स्ट है सर्कमस्टांसेस वेयर डीलिस्टिंग इज नॉट परमिसिबल, मतलब इन परिस्थितियों में किसी भी हालत में डीलिस्टिंग हो पाएगी नहीं। पहली चीज, बायबैक अगर हो रहा है तो बायबैक के साथ में डीलिस्टिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अगर किया है कंपनी ने तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने पर अब डीलिस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तीसरा, लिस्टेड हुए को कंपनी को अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं तो अभी डीलिस्टिंग हो पाएगी नहीं। चौथा, अगर कंपनी के पास कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं जो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक कन्वर्जन हुआ नहीं है, कन्वर्जन की डेट आई नहीं है, तो जब तक ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक डीलिस्टिंग पॉसिबल नहीं है। एंड लास्टली, प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को शैल प्रपोज डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स सिर्फ तब अगर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग इन लोगों ने अगर कोई भी शेयर्स अक्वायर नहीं किए हैं तो, कोई शेयर्स बेचे नहीं हैं तो किसी कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा डीलिस्टिंग का ऑफर सिर्फ तब लाया जा सकता है जब इन प्रमोटर्स ने डीलिस्टिंग का डिसीजन लेने के लिए जो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जानी है उस बोर्ड मीटिंग की डेट से पिछले 6 महीने में अगर इन लोगों ने अपनी कंपनी के कोई शेयर्स बेचे नहीं हैं तो
तो ही प्रमोटर्स अपनी तरफ से ऑफर लेकर आ सकते हैं। डीलिस्टिंग की पहल प्रमोटर्स सिर्फ तब कर पाएंगे जब उन्होंने बोर्ड मीटिंग की डेट से पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर्स को बेचा नहीं होगा, अदरवाइज ये लोग अपनी तरफ से ऑफर लेकर आ पाएंगे नहीं। नेक्स्ट टॉपिक में रेगुलेशन नंबर 5 में इन्होंने बताया है डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स में एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है अगर कंपनी के शेयर्स सभी स्टॉक एक्सचेंजेस पर से डीलिस्ट हो रहे हैं तो। और एग्जिट अपॉर्चुनिटी कैसे दी जाएगी, तो उसके लिए चैप्टर 4 में इन्होंने प्रोविजंस बना करके दिए हैं। रेगुलेशन नंबर 6 कहता है कि अगर कंपनी कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस पर से डीलिस्ट हो रही है, सिर्फ कुछ पे से, तो 2 सिचुएशंस बनती है। पहला, कुछ पर से डीलिस्ट हुई है लेकिन कम से कम एक नेशन वाइड पर तो अभी भी लिस्टेड है, तो कंपनी को कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं। कुछ पर से डीलिस्ट हुई है लेकिन एक भी नेशन वाइड पर लिस्टेड नहीं है, भले ही दूसरे पे होगी लिस्टेड, दूसरे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस में होगी लिस्टेड, बट एक भी नेशन वाइड पर लिस्टेड नहीं है, तो कंपनी को देना पड़ता है, प्रमोटर्स को देना पड़ता है एग्जिट अपॉर्चुनिटी। रेगुलेशन नंबर 7 में इन्होंने बताया है कि अगर कोई एग्जिट ऑफर की जरूरत नहीं है, विदाउट एग्जिट ऑफर मतलब कम से कम एक नेशन वाइड पर तो लिस्टेड है कंपनी, तो अगर एक पर भी लिस्टेड है तो किस तरीके से क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा डी लिस्टिंग के लिए। तो फर्स्ट स्टेप होगी, सबसे पहले तो कंडक्ट की जाएगी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। इसके बाद एक पब्लिक नोटिस दिया जाता है अखबारों में, जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस पर से कंपनी डीलिस्ट होने वाली है और कौन से नेशन वाइड पर अभी भी कंटिन्यूड रहेगी। एप्लीकेशन दी जाएगी उन स्टॉक एक्सचेंजेस को जहां पर से कंपनी होना चाहती है डीलिस्ट। ये स्टॉक एक्सचेंज अब डीलिस्टिंग का ऑर्डर दे देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन। फाइनली अब स्टॉक एक्सचेंज बोल देगा कि ठीक है, हम आपको कर रहे हैं डीलिस्ट। एंड ये जो डीलिस्टिंग हो गई है कंपनी की इस साल बिना एग्जिट ऑफर दिए, तो इसके बारे में कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिख कर देना पड़ेगा कि हमने पिछले साल के दौरान अपनी कंपनी को कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस पर से डीलिस्ट करवा लिया है। और इतना ही नहीं, ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कुछ पे से गए हैं बट रीजनल पे हम नेशन वाइड पे हम लोग अभी भी लिस्टेड हैं। बस ये 5 स्टेप्स के साथ में विदाउट एग्जिट ऑफर वाला कंप्लायंस हो जाता है। पहला, बोर्ड मीटिंग कर लो। दूसरा, अखबारों में नोटिस दे दो। तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दे दो। चौथा, और स्टॉक एक्सचेंज का ऑर्डर आ जाएगा। और पांचवा, एनुअल रिपोर्ट में इन्वेस्टर्स को बता देंगे कि हम लोग फाइनली हो चुके हैं डीलिस्टेड। अगला है रेगुलेशन नंबर 8, जहां पर बताया है जब एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने पर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। अगला टॉपिक है कंडीशंस जो हमें कंप्लाई करनी पड़ती हैं तब जब कंपनी डीलिस्टिंग करना चाहती है, वो भी थ्रू एग्जिट ऑफर। थ्रू एग्जिट ऑफर इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी हर एक स्टॉक एक्सचेंज पर से डीलिस्ट होने वाली है, और अगर कहीं पर लिस्टेड रह भी गई तो कम से कम नेशन वाइड टर्मिनल वाले तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं रहने वाली। तो कंपनी को अब देना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑफर। एग्जिट ऑफर अगर देना है तो रेगुलेशन नंबर 8 में उसका प्रोसीजर बताया गया है। 8 का सब रेगुलेशन नंबर 1 कहता है एग्जिट ऑफर देकर अगर कंपनी डीलिस्टिंग करवाना चाहती है तो यहां दिए गए कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। पहला, कंपनी को सबसे पहले लेना पड़ता है अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहले इस डिसीजन को अप्रूव करते हैं कि हम डीलिस्टेड होना चाहते हैं, वो भी विद एग्जिट ऑफर। दूसरा, अब शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल लगेगी। तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेते समय एक तो पास किया जाएगा स्पेशल रिजोल्यूशन। शेयर होल्डर्स का ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा थ्रू पोस्टल बैलॉट। तीसरी बात कि ये शेयर होल्डर्स को जब नोटिस दिया जाएगा मीटिंग का तो उसके साथ में जाएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इस डीलिस्टिंग से रिलेटेड सारी बातें, सारी डिटेल्स क्लियरली लिखी जानी है। इस स्पेशल रिजोल्यूशन को अप्रूव्ड हम केवल तब मानते हैं जब
वोट करते समय शेयर होल्डर्स ने हाँ में वोट किया होगा, फेवर में वोट किया होगा, एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ वोट कास्ट इन अगेंस्ट। तो अगर कुछ पब्लिक शेयर होल्डर्स ने ना में वोट किया है तो उनके कंपैरिजन में हाँ में वोट मिलने चाहिए कम से कम 2 टाइम्स, तब जाकर के हम इस स्पेशल रिजोल्यूशन को मानेंगे अप्रूव्ड। सी क्लॉज में इन्होंने बताया है कि जब कंपनी के शेयर होल्डर्स की अप्रूवल मिल जाती है उसके बाद कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल, एक्चुअली हम इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज को देकर आ चुके होंगे, हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना पड़ता है कि क्या एक्सचेंज हमें डीलिस्टेड होने देगा। तो इन प्रिंसिपल के लिए एक्सचेंज ने हाँ कर दिया होगा, तब हमने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली, और अब शेयर होल्डर्स की अप्रूवल मिल जाने के बाद रिजोल्यूशन जिस दिन पास हुआ था वहां से अगले 1 साल के अंदर अंदर कंपनी को दोबारा स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंच जाना है फाइनल एप्लीकेशन लेकर। इस एप्लीकेशन के साथ में कंपनी को इस बात के प्रूफ भी देने पड़ेंगे कि हमने एग्जिट ऑफर दे दिया है, और जो जो काम एग्जिट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड करने थे हम वो सारे काम कर चुके हैं। 1A 8 का 1A कहता है कि अगर कोई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर ए में अप्रूवल देते हैं कि डीलिस्टिंग करना चाहिए, तो ये अप्रूवल देने से पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ डिस्क्लोजर्स देते हैं। पहला, उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ता है कि ये डीलिस्टिंग उन्हीं के द्वारा प्रपोज की गई है या अक्वायरर के द्वारा प्रपोज की गई है। ये डिस्क्लोजर दिया जाएगा कि डीलिस्टिंग की बात इन्हीं के दिमाग में पहले आई थी और इन्हीं लोगों ने प्रपोज किया है। दूसरा, इन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा एक मर्चेंट बैंकर, और मर्चेंट बैंकर के अपॉइंटमेंट के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को बताना भी पड़ता है। तीसरा, ये स्टॉक एक्सचेंज के पास से जाकर के एक इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। जिस दिन कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है उस दिन से पिछले 2 दिन तक, पिछले 2 साल के जो कंपनी के टॉप 20 शेयर होल्डर्स हैं, टॉप 25 शेयर होल्डर्स हैं, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होनी है उस डेट से पिछले 2 साल के कंपनी के टॉप 25 शेयर होल्डर्स की होल्डिंग आज की तारीख में कितनी है। आज की तारीख में मतलब जिस दिन बोर्ड मीटिंग हो रही है, एज ऑन दैट डेट इनकी होल्डिंग कितनी है, एंड इन्हीं पिछले 2 सालों के इनके ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस की भी डिटेल ली जाती है। ये इंफॉर्मेशन मर्चेंट बैंकर को देनी जरूरी होगी, बिकॉज मर्चेंट बैंकर हमें एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना करके देने वाला है 1E में। 4th क्लॉज में लिखा हुआ है कि मर्चेंट बैंकर को इंफॉर्मेशन फर्निश की जाएंगी ताकि वो 1D में ड्यू डिलिजेंस कर सके। 1D में ड्यू डिलिजेंस का क्लॉज है, तो मर्चेंट बैंकर जब 1D में ड्यू डिलिजेंस करने के लिए आएगा तो कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा इस मर्चेंट बैंकर को इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। 1B में लिखा हुआ है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस डीलिस्टिंग को अप्रूवल देते समय ये भी सर्टिफाई करके देंगे, सर्टिफाई करेंगे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि कंपनी ने सारे कंप्लायंसेस किए हैं सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड। दूसरा, ये जो अक्वायरर या फिर प्रमोटर अगर इस डीलिस्टिंग का ऑफर लेकर आया है तो इन्होंने रेगुलेशन नंबर 4 के सब रेगुलेशन नंबर 5 का पूरा कंप्लायंस किया है। 4 का 5 जहां हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रमोटर्स या एक्वायरर उसी वक्त डीलिस्टिंग का ऑफर दे सकते हैं अगर पिछले 6 महीने के दौरान इन्होंने कोई शेयर्स बेचे नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक्वायरर या प्रमोटर सर्टिफाई करके दे रहे हैं कि हमने 4 के 5 का कंप्लायंस किया है, मतलब पिछले 6 महीने में हमने कुछ बेचा नहीं है। एंड साथ ही साथ ये लोग ये भी सर्टिफाई करके देंगे कि ये डीलिस्टिंग हमारे हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट में है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में है। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं 1B में, तो 1C कहता है कि 1B का सर्टिफिकेट देते समय पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 1E में जो मर्चेंट बैंकर ने ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना करके दी है ना, उसको एक बार कंसिडर कर लेना चाहिए। कहने का मतलब पहले 1E की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद 1B का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सर्टिफिकेट जाएगा।
सर्टिफिकेट बनाते समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले 1E वाली रिपोर्ट को पढ़ लेना चाहिए। 1D में इन्होंने लिखा है कि मर्चेंट बैंकर को काम सौंपा गया है कि वो एक ड्यू डिलिजेंस करेगा। ड्यू डिलिजेंस करते समय मर्चेंट बैंकर को इंफॉर्मेशन दी जाएंगी फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाउएवर अगर मर्चेंट बैंकर को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन कम है तो वो अगर चाहे तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से और इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है। 1E में ड्यू डिलिजेंस करने के बाद मर्चेंट बैंकर बनाता है एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में वो सर्टिफाई करके देगा, रिपोर्ट में लिख कर देगा कि जो प्रमोटर्स और एक्वायरर्स ने अगर कोई ट्रेडिंग की है इस कंपनी के शेयर्स की तो दैट इज इन कंप्लायंस है या नहीं है, वो अपनी रिपोर्ट में लिखकर देगा। साथ ही साथ वो ये भी सर्टिफाई करके देगा कि प्रमोटर या एक्वायरर ने 4K5 का कंप्लायंस किया है या नहीं। 4K5 का मतलब भाई पिछले 6 महीने में इन्होंने कोई शेयर्स बेचे हैं या नहीं। 1E में इस बात को सर्टिफाई करके देगा मर्चेंट बैंकर। रेगुलेशन नंबर 8 के सब रेगुलेशन नंबर 2 में इन्होंने लिखा है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए जब एप्लीकेशन लेकर जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास तो उस एप्लीकेशन के साथ में हमें देनी पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट एज पर सेबी रेगुलेशंस जाएगी और पिछले 6 महीने के ड्यूरेशन को कवर करती हुई होना चाहिए। इन प्रिंसिपल एप्लीकेशन अकेले नहीं जाएगी, ये जाएगी अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट। सब सेक्शन 3 में इन्होंने लिखा है कि इन प्रिंसिपल एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा विद इन अ पीरियड ऑफ 5 वर्किंग डेज। 5 वर्किंग डेज से ज्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, 5 दिनों के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को जवाब देना है स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग अलाउ करेगी या नहीं। सब रेगुलेशन नंबर 4 में इन्होंने बताया है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल को स्टॉक एक्सचेंज अननेसेसरीली विथहोल्ड नहीं कर सकती, अननेसेसरीली मना नहीं कर सकती, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज हाँ करे उसके पहले कुछ बातों को चेक कर लेती है। क्या क्या बातें चेक करना है? तो एक तो ये चेक कर लेना कि कंपनी ने 1B का कंप्लायंस किया या नहीं। 1 का B विच इज शेयर होल्डर्स अप्रूवल बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, वो कंप्लाई हुआ या नहीं। दूसरा ये भी चेक कर लेना है कि कंपनी ने इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस का रिजोल्यूशन किया या नहीं। तीसरा, कंपनी की कोई लिस्टिंग फीस ड्यू तो नहीं है। चौथा, कंपनी ने LODR का पूरा कंप्लायंस हमेशा से किया है। कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशंस या कोई प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट कहीं कुछ पेंडिंग तो नहीं है। एंड लास्टली, ऐसा कोई भी रेलिवेंट मैटर जो स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि उसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल देने से पहले चेक करना चाहिए, वो चेक करेगा। फिर लगता है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो स्टॉक एक्सचेंज अननेसेसरीली अपनी कंसेंट को विथहोल्ड करेगा नहीं। फाइनल एप्लीकेशन जब स्टॉक एक्सचेंज को दी जाती है तो उसके साथ में कंपनी को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया जा चुका है, इस बात का प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज को हमें सबूत देना पड़ेगा कि हम अपने सारे कंप्लायंसेस करते हुए आए हैं। एग्जिट अपॉर्चुनिटी अगर देना है कंपनी को तो किस तरीके से दिया जाएगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी, वो रेगुलेशन नंबर 10(9) के ऑनवर्ड्स हमें यहाँ पर पूरा प्रोसीजर बताया गया है। अभी हमने ब्रॉडली पढ़ा बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, फिर उसके बाद में इन प्रिंसिपल अप्रूवल और फिर फाइनल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन। बट फाइनल अप्रूवल के लिए जाओ उसके पहले एग्जिट ऑफर देकर जाना है, और एग्जिट ऑफर देने का क्या प्रोसीजर होगा वो रेगुलेशन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड्स बताया है। रेगुलेशन नंबर 9 में हमको सिर्फ इतना लिख करके दिया है कि अगर कंपनी एग्जिट ऑफर के थ्रू जाती है तो उसे अपॉर्चुनिटी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी अगर देना है जैसे कि 6 के B में लिखा हुआ है या फिर रेगुलेशन नंबर 5 में जैसा कि हमने बताया है, तो कंपनी को 5 मतलब जहां पर कंपनी हर जगह से डीलिस्ट हो रही है, एंड 6 का B मतलब एक भी नेशन वाइड पर लिस्टेड नहीं है, तो कंपनी को देना पड़ेगा एग्जिट ऑफर। तो एग्जिट ऑफर कैसे दिया जाएगा, तो 9 में लिखा है कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली देना है। 10 में इन्होंने बताया है कि अगर कोई कंपनी चाहती है डीलिस्टिंग करवाना तो सबसे पहले कंपनी के अक्वायरर्स या प्रमोटर्स के द्वारा दिया जाएगा पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जाना है विद इन 1 वर्किंग डे फ्रॉम द रेसिट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल। स्टॉक एक्सचेंज ने हाँ किया वहां से 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट आ जाना चाहिए।
ये पब्लिक अनाउंसमेंट आएगा एक इंग्लिश अखबार में, एक हिंदी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में और एक रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में ये अनाउंसमेंट दिया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज उस जगह की लेना है जिस स्टॉक एक्सचेंज पर से हम होने वाले हैं डीलिस्ट। पब्लिक अनाउंसमेंट में सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन होंगी और इसमें कुछ भी फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं दिए जा सकते। पब्लिक अनाउंसमेंट में एक डेट स्पेसिफाई की जाती है जिसे कहा जाता है स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट हो सकती है नॉट लेटर देन 1 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट दिए जाने से ज्यादा एक वर्किंग, नॉट लेटर देन 1 वर्किंग डे, ये डेट होनी चाहिए स्पेसिफाइड डेट। एक्चुअली स्पेसिफाइड डेट का मतलब होता है वो डेट जिस तारीख के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिन लोगों के नाम है एज अ मेंबर, सिर्फ उन्हीं को माना जाएगा कंपनी का शेयर होल्डर और केवल उन्हीं को दिया जाएगा लेटर ऑफ ऑफर। पब्लिक अनाउंसमेंट देने से पहले इस कंपनी के एक्वायरर एंड प्रमोटर्स को अपॉइंट कर लेना पड़ता है मर्चेंट बैंकर, बिकॉज पब्लिक अनाउंसमेंट आता ही है थ्रू मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर के अलावा कोई दूसरे इंटरमीडियरीज जो कि इस पूरी प्रोसीजर में अगर जरूरी है तो उन्हें भी अपॉइंट कर लेना चाहिए। अक्वायरर या प्रमोटर एंड मर्चेंट बैंकर की एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो लोग इस पूरे रेगुलेशन का कंप्लायंस करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति को मर्चेंट बैंकर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है जो व्यक्ति अक्वायरर या प्रमोटर के साथ एसोसिएटेड है। एंड अगर ये डीलिस्टिंग का ऑफर आता है तो अक्वायरर या प्रमोटर ग्रुप का कोई भी बंदा अब इस कंपनी के शेयर्स नहीं बेच सकता जिसकी डीलिस्टिंग होने जा रही है। कब से कब तक? तो जिस दिन बोर्ड मीटिंग की डेट आ गई है, डेट उस बोर्ड मीटिंग की डेट से लेकर जब तक ये डीलिस्टिंग की प्रोसीजर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक कोई भी अक्वायरर या फिर प्रमोटर ग्रुप का कोई भी पर्सन अपने शेयर्स बेचेगा नहीं। अगला क्लॉज है रेगुलेशन नंबर 11 रिलेटेड टू एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट एक सेफ्टी पर्पस से खुलवाया गया अकाउंट होता है। इस अकाउंट में अक्वायरर या प्रमोटर जो कोई भी डीलिस्टिंग का ऑफर लेकर आता है उसे पहले इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा देने पड़ते हैं पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए। बट एस्क्रो अकाउंट में पैसे किस हिसाब से डिपॉजिट करवाया जाए? तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ऑफर जब भी आएगा, जब भी अक्वायरर या प्रमोटर इन शेयर्स को खरीदते हैं डीलिस्टिंग के दौरान एग्जिट प्राइस देते हैं तो ये प्राइस डिसाइड की जाती है बाय बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एक होती है फ्लोर प्राइस, एक होती है कैप प्राइस और इसके बीच में लोग करते हैं बिडिंग। बिडिंग जब करेंगे तब जाकर के निकल के आती है एक फाइनल प्राइस। तो जब हम लोग ये एस्क्रो अकाउंट खुलवाते हैं तो सेबी का कहना है कि बुक बिल्डिंग तो बाद में करते रहना, बाद में होती रहेगी बुक बिल्डिंग, बट एस्क्रो अकाउंट को बिफोर पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन करवाना पड़ेगा और इस एस्क्रो अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। तो किस हिसाब से डिपॉजिट करवाएं, क्योंकि अभी तो बुक बिल्डिंग हुई भी नहीं है, फाइनल प्राइस निकला भी नहीं है। तो सेबी का कहना है कि किसी भी हालत में आप फ्लोर प्राइस से कम तो वैसे भी नहीं पे करने वाले। तो मान लेना कि आपने अगर फ्लोर प्राइस से कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाना है तो फ्लोर प्राइस से आप सारे पब्लिक शेयर्स, जितने भी पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास में शेयर्स हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लो और जो भी अमाउंट आता है इसे अमाउंट पेएबल मान के इसे डिपॉजिट करवा देना है एस्क्रो अकाउंट में। फ्लोर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स विद पब्लिक शेयर होल्डर्स। ये तो हमने अकाउंट ओपन करवा दिया फ्लोर प्राइस के साथ, फिर ग्रेजुअली बुक बिल्डिंग प्रोसेस होगी और एक फाइनल प्राइस डिटरमाइन होगा। फाइनल प्राइस फ्लोर प्राइस से ज्यादा का होगा, हो सकता है बिल्कुल फ्लोर पे आ जाए या फिर ये भी हो सकता है कि फ्लोर से ज्यादा का रहे। तो क्योंकि यहाँ पर प्राइस फ्लोर से ज्यादा के रहने के चांसेस है तो अब ये करना पड़ेगा कि एस्क्रो अकाउंट को फाइनल प्राइस डिटरमाइन हो जाने के बाद में अपग्रेड करना पड़ता है। फाइनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास में जितने भी शेयर्स हैं, इससे हमें निकालना पड़ता है फाइनल प्राइस और इस एस्क्रो अकाउंट को बाद में किया जाता है अपग्रेड। तीसरे पॉइंट में लिखा है इन्होंने एस्क्रो अकाउंट में या तो आप डिपॉजिट करवा सकते हो कैश, या तो ये लोग डिपॉजिट करवा दे कैश, और एस्क्रो अकाउंट अगर कैश में है तो इसे एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास खुलवाया जाता है। वरना प्रमोटर या फिर एक्वायरर अगर चाहे
तो बैंक गारंटी भी दे सकते हैं, और अदरवाइज अगर चाहे तो इसका कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं। अगर तो एस्क्रो अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाया जाता है तो प्रमोटर या अक्वायरर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को जाकर के इंस्ट्रक्शंस दे करके आएंगे कि इस अकाउंट में हमने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं एस्क्रो अकाउंट में, बट इस अकाउंट को ऑपरेट करने का और विड्रॉल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट बैंकर के पास है। इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट प्रमोटर करवाएगा, लेकिन इस अकाउंट को ऑपरेट करने का अधिकार होगा मर्चेंट बैंकर के पास। ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को जिसके पास एस्क्रो अकाउंट खुलवाया। एंड अगर इस एस्क्रो अकाउंट में कैश नहीं बैंक गारंटी है तो मर्चेंट बैंकर इस बैंक गारंटी के पेपर्स को अपने पास संभाल कर रखेगा तब तक जब तक कि सारा पेमेंट एक एक शेयर होल्डर को सारा पेमेंट नहीं चला जाता है। एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजंस के बाद अगला स्टेप होगा लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करने का। हमने पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया है अखबारों में, लोगों को पता चल चुका है कि डीलिस्टिंग का ऑफर आ रहा है। हमने बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए एस्क्रो अकाउंट ऑलरेडी खुलवाकर वहां पर ऑलरेडी पैसे डिपॉजिट भी करवा दिए हैं। बट अब शेयर होल्डर्स अगर डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो करेंगे तब जब उनको लेटर मिलेगा, लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर हमें एक एक शेयर होल्डर के घर के पते पर भेजना पड़ता है या उस एड्रेस पर जो उन्होंने हमारे पास रजिस्टर्ड करवाया है। लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करने का तरीका है कि इस लेटर को डिस्पैच कर दिया जाएगा नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट से 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर आ चुका था हमारा स्पेसिफाइड डेट, और पब्लिक अनाउंसमेंट से ही 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमको लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर देना है। लेटर ऑफ ऑफर उन सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स को डिस्पैच किया जाएगा जिन लोगों के नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आते हैं स्पेसिफाइड डेट पर, या तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में या फिर डिपॉजिटरी के रोबो में जिनके नाम आते हैं एज ऑन स्पेसिफाइड डेट। ये जो लेटर ऑफ ऑफर जाएगा इसमें सारी डिटेल्स जाएंगी, वो सारे डिस्क्लोजर्स जाएंगे जो कंपनी ने पब्लिक अनाउंसमेंट में दिए थे। पब्लिक अनाउंसमेंट तो हमने फिर भी प्रिसाइजली बताया था, यहाँ लेटर ऑफ ऑफर में बाकी की डिटेल्स भी भेजी जाएंगी। एंड ये लेटर ऑफ ऑफर के साथ में जुड़कर जाएगा एक बिडिंग फॉर्म ताकि लोग अपने अपने बिड सरेंडर कर सके, टेंडर कर सके फॉर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। उनको लेटर ऑफ ऑफर पहुंच चुका, ऑफर पढ़ के वो लोग समझ जाएंगे डीलिस्टिंग होना है, डीलिस्टिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस भी देख चुके हैं, और अब उनको बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में भी बता दिया गया था, फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस सब बता दिया है। अब वो इसके बीच में अपना बिडिंग फॉर्म सबमिट करेंगे, तो बिडिंग फॉर्म कंपनी के एक्वायरर्स एंड प्रमोटर्स के द्वारा भेजा जाएगा। बिडिंग करने के लिए डेट ऑफ ओपनिंग होगी नॉट लेटर देन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट से ही अगले 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर बिडिंग पीरियड ओपन हो जाता है। बिडिंग पीरियड ओपन होने पर प्रमोटर्स एंड एक्वायरर को अपने शेयर होल्डर्स को ये भी बताना पड़ेगा कि अगर आप चाहो तो स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू इजीली अपने बिडिंग फॉर्म सरेंडर कर सकते हैं। मतलब बिडिंग फॉर्म डायरेक्टली भेज दो, वरना थ्रू स्टॉक एक्सचेंज भी भेजे जा सकते हैं। ये ऑफर ओपन तो होगा विद इन 7 वर्किंग डेज एंड ये ओपन रहेगा फॉर 5 वर्किंग डेज। मतलब जिस दिन ये बिडिंग पीरियड ओपन हुआ वहां से अगले 5 वर्किंग डेज तक कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर्स अगर चाहें तो अपने अपने बिडिंग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। राइट ऑफ शेयर होल्डर्स टू पार्टिसिपेट रेगुलेशन नंबर 14 में इन्होंने बताया है कौन लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड है वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अक्वायरर, प्रमोटर एंड पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, इन लोगों को अधिकार नहीं है कि ये लोग पार्टिसिपेट कर पाए। एंड तीसरी बात, अगर कंपनी का कोई डीआर होल्डर है, डिपॉजिटरी रेसिट होल्डर, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर उसने अपने डीआर्स को कन्वर्ट करवा लिया है इक्विटी शेयर्स में तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑफर प्राइस कैसे कैलकुलेट की जानी है, तो इन्होंने कहा है रेगुलेशन नंबर 15 के सब रेगुलेशन नंबर 1 में कि पहली बात तो हम जाएंगे थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जाते समय एक होती है फ्लोर प्राइस और एक होती है कैप प्राइस।
तो फ्लोर प्राइस मतलब होता है मिनिमम प्राइस, इससे कम की प्राइस पे नहीं की जानी है। क्या फाइनल प्राइस होगी वो तो कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने अपने बिड सबमिट करेंगे, फ्लोर और कैप के बीच में बिडिंग होगी, वहां से फाइनल प्राइस डिटरमाइन होगी। बट फ्लोर प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो फ्लोर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने कहा है SAST के रेगुलेशन नंबर 8 में जो तरीका बताया गया है प्राइस कैलकुलेट करने का, उस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करेंगे फ्लोर प्राइस। रेगुलेशन नंबर 16 कहता है कि जब फाइनल प्राइस डिटरमाइन होकर के आती है तो हो सकता है कि फाइनल प्राइस कुछ इस तरह की निकल कर आई है जिसको कंपनी के प्रमोटर्स या अक्वायरर्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगर प्रमोटर्स या अक्वायरर्स चाहे तो मना कर सकते हैं कि हम इस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर तो उनको जो प्राइस डिस्कवर की गई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो लोग अगर चाहें तो काउंटर ऑफर दे सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डर्स को विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ प्राइस डिस्कवर्ड। प्राइस डिस्कवर किए जाने से अगले 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ये लोग काउंटर ऑफर ला सकते हैं। काउंटर ऑफर मतलब बार्गेन करने का तरीका हुआ। थोड़ा सा कम रेट बता करके बोल सकते हैं कि अगर सपोज प्राइस डिस्कवर्ड 200 रुपए पर शेयर है तो ये काउंटर ऑफर लेकर आ सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डर्स के सामने कि हम 200 तो नहीं 180 में खरीदने को तैयार है। कितने दिनों में लेकर आ जाना है, तो जिस दिन प्राइस डिस्कवर की गई थी वहां से ज्यादा 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। हाउएवर किसी भी हालत में काउंटर ऑफर के दौरान जो प्राइस दी जा रही है इस प्रमोटर के द्वारा वो किसी भी हालत में कंपनी की बुक वैल्यू, शेयर्स की बुक वैल्यू से कम की वैल्यू पर, कम की प्राइस पर काउंटर ऑफर नहीं आ सकता है। और क्या है बुक वैल्यू, ये सर्टिफाई किया जाएगा बाय मर्चेंट बैंकर। अक्वायरर या प्रमोटर अगर ये डिसाइड करते हैं कि हमको तो ये ऑफर प्राइस नहीं जम रही है, हम इसमें इन शेयर्स को नहीं खरीदना चाहते, तो उसके 3 इंपैक्ट्स होंगे। पहला इंपैक्ट, अब ये लोग शेयर्स जो भी सरेंडर हो चुके हैं अब वो लोग इन शेयर्स को अक्वायर नहीं करेंगे और जो भी शेयर्स आए हैं इनको विद इन 10 वर्किंग डेज वापस कर दिया जाएगा। बिडिंग पीरियड के क्लोज होने से अगले 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जितने शेयर सरेंडर होने आ गए थे उन सबको वापस कर दिया जाएगा। दूसरा, अब ये लोग फाइनल एप्लीकेशन लेकर के नहीं जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज के पास क्योंकि अब डीलिस्टिंग होनी ही नहीं है। और तीसरा, वो जो एस्क्रो अकाउंट खुलवा रखा था अब उसको क्लोज किया जा सकता है बिकॉज अब डीलिस्टिंग की प्रोसीजर आगे बढ़नी ही नहीं है। अगला है रेगुलेशन नंबर 17 विच इज रिलेटेड टू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अक्वायर्ड। मतलब यहां बताए गए क्राइटेरिया से जितने नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए अगर इतने भी नहीं आते हैं तो फिर हम मान लेंगे जैसे कि ये डीलिस्टिंग का ऑफर हो चुका है फेल। ठीक है, इस डीलिस्टिंग ऑफर से हमें मिनिमम कितने शेयर्स चाहिए, कहने का मतलब प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स हैं इस कंपनी के, प्लस अब डीलिस्टिंग के दौरान पब्लिक शेयर होल्डर से कुछ शेयर्स मिलने वाले हैं, ये दोनों मिलाकर के प्रमोटर के पास एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आ जानी चाहिए इस कंपनी की। और अगर उतना भी ना मिलता हो तो हम मान लेंगे जैसे कि ये डीलिस्टिंग का ऑफर हो चुका है फेल हो गया, इसका मतलब अब डीलिस्टिंग पॉसिबल नहीं है। कितना चाहिए, तो इन्होंने पहली कंडीशन में बताया है कि अगर सपोज अक्वायरर ने या प्रमोटर ने रेगुलेशन नंबर 16 के सब रेगुलेशन नंबर 1A में कोई काउंटर ऑफर नहीं दिया है, काउंटर ऑफर नहीं दिया इसका मतलब जो प्राइस आई थी इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो हम इस ऑफर को सक्सेसफुल तब मानेंगे जब पोस्ट ऑफर प्रमोटर के पास इतने शेयर्स आ गए हैं पहले से जो थे प्लस जितने अब सरेंडर होकर के आए हैं दोनों मिला करके पोस्ट ऑफर प्रमोटर के पास आ गई है कम से कम 90% की होल्डिंग, उसकी होल्डिंग हो चुकी है अप टू 90%, तो हम मानेंगे जैसे कि ये ऑफर हो चुका है सक्सेसफुल। या अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो पाई है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि कम से कम 25% ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स जिन्होंने अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर रखा था, डीमैट मोड में होल्ड कर रखा था, उसमें से कम 25% ऑफ शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करना जरूरी है इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस। दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी हो जाती है तो हम मान लेंगे जैसे कि ये
डीलिस्टिंग का ऑफर सक्सेसफुल है। प्रोवाइडेड दैट में इन्होंने कहा है कि ये बी वाले क्लॉज को अब ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बी वाले क्लॉज को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अगर अक्वायरर एंड मर्चेंट बैंकर ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दे कि हमने हर एक शेयर होल्डर को, हर एक पब्लिक शेयर होल्डर को अपनी तरफ से डीलिस्टिंग का लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर दिया था। अगर इन्होंने ये साबित कर दिया तो उनको अब ये सेकंड वाला क्लॉज कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों के मॉड्यूल में यहाँ पर और लिखा है, ये और नहीं बल्कि एंड है। इसका मतलब दोनों कंडीशंस का एक साथ कंप्लायंस होना जरूरी है। पहली शर्त, कम से कम 90% तो आना चाहिए होल्डर प्रमोटर्स के हाथ में, और दूसरी शर्त कि जो लोग डीमैट मोड में होल्ड करते थे उनमें से कम 25% ने पार्टिसिपेट किया हो। हालांकि दूसरी वाली शर्त का यहां पूरा होना जरूरी नहीं होता अगर मर्चेंट बैंकर्स ने एंड एक्वायरर ने ये प्रूव कर दिया कि हमने हर एक शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच किया था। एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बताया है कि लेटर ऑफ ऑफर अगर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से भेजा गया है और अगर इन्होंने स्टेटस ऑफ डिलीवरी के प्रूफ सबमिट कर दिए हैं, डिटेल सबमिट कर दिए हैं, तो मान लिया जाएगा जैसे कि लेटर सबको डिलीवर किया जा चुका है। एंड अगर ये लेटर ऑफ ऑफर डिलीवर किए गए थे अदर देन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट एंड किसी कारण से ये लेटर डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर अब मर्चेंट बैंकर को ये पहले डिलीवर करने पड़ेंगे थ्रू स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, और उसका प्रूफ दे दो। तो अगर आपने प्रूफ दे दिया है, सबूत दे दिया है पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से एक्नॉलेजमेंट की भैया इन्होंने डिलीवर कर दिया है, तो इन दैट केस हम मान लेंगे जैसे कि ये लेटर्स डिलीवर्ड है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि अगर सपोज इस अक्वायरर ने या प्रमोटर ने लेटर ऑफ ऑफर प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया था, फाइनल प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया था और काउंटर ऑफर दिया था, तो कब माने कि ये ऑफर सक्सेसफुल रहा है? तो सिर्फ एक शर्त है, जब पोस्ट ऑफर प्रमोटर या अक्वायरर के पास पहले से जितने शेयर्स थे प्लस जितने अब आए हैं सब मिला करके अगर वो 90% की होल्डिंग पर पहुंच जाता है तो हम मान लेंगे जैसे कि ये ऑफर हो चुका है सक्सेसफुल। विच मीन्स कि अगर काउंटर ऑफर दिया नहीं था, बिना काउंटर ऑफर के आए थे, तो दो शर्तें पूरी करनी है, 90% पे भी पहुंचना है, 25% डीमैट वालों को पार्टिसिपेट भी करना है, एंड अगर काउंटर ऑफर देकर आए थे तो एक ही शर्त पूरी करनी है, 90% तक पहुंच जाना है। रेगुलेशन नंबर 18 में इन्होंने कहा है कि जिस दिन ये ऑफर क्लोज हो जाता है, बिडिंग पीरियड क्लोज हो जाता है, वहां से अगले 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इन्हें एक पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा उन्हीं अखबारों में जिनमें पहले पब्लिक अनाउंसमेंट दिया गया था। उन्हीं अखबारों में पब्लिक अनाउंसमेंट देकर के अब बताना है कि ये ऑफर सक्सेसफुल रहा या ये फेल हो चुका है। अगर ये ऑफर फेल हो चुका है तो रेगुलेशन नंबर 19 में इन्होंने कहा है यदि इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया, या तो अक्वायरर ने ऑफर प्राइस एक्सेप्ट नहीं करी है, और वरना अगर एक्सेप्ट भी की थी लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जितने शेयर्स चाहिए थे उतने मिल नहीं पाए हैं, तो ऐसे में इस ऑफर को मान लिया जाता है फेल्ड और अब कोई भी इक्विटी शेयर्स अक्वायर नहीं किए जाएंगे। इस ऑफर की वजह से आए हुए जितने शेयर्स थे अब इनमें से कुछ भी खरीदा जाएगा नहीं। ऑफर फेल हो जाने पर सारे के सारे शेयर्स जो आ गए थे सरेंडर होने उन्हें वापस कर दिया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ बिडिंग पीरियड। बिडिंग पीरियड क्लोज हो जाने से अगले 10 दिनों में वापस कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट अगर ये शेयर्स ऐसे एसटी के दौरान, टेक ओवर के दौरान अगर आए थे तो इसको वापस करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब कोई फाइनल एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती बिकॉज अब नहीं हो पाएगी डीलिस्टिंग, और एस्क्रो अकाउंट को अब किया जा सकता है क्लोज क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। इन केस अगर ये ऑफर सक्सेसफुल हो जाता है, इसका मतलब जितने शेयर्स चाहिए थे उतने मिल गए हैं और हमने प्राइस भी एक्सेप्ट कर ली है, तो इन दैट केस अब एक स्पेशल अकाउंट खुलवाया जाएगा और इस स्पेशल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट में हमने सारे पब्लिक शेयर्स के लिए पैसे डिपॉजिट करवा दिए थे, सारे सरेंडर होने आ गए होंगे ऐसा जरूरी नहीं है।
जितने आए हैं सरेंडर होने, हम उतनों के लिए पेमेंट अब ट्रांसफर कर देंगे एस्क्रो अकाउंट में से स्पेशल अकाउंट में। पर अभी एस्क्रो में से सिर्फ उतने ही पैसे ट्रांसफर होंगे जितना कि पेमेंट करने के लिए जरूरी है। पेमेंट कर दिया जाएगा विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ ऑफर। वही बिडिंग पीरियड क्लोज हो जाने से 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया जाएगा। और अगर कुछ शेयर होल्डर्स के शेयर्स वेरीफाई नहीं हो पाए हैं या उन लोगों के बिडिंग फॉर्म्स गलत सबमिट हो गए हैं, तो उन लोगों के शेयर्स उनको वापस कर दिए जाएंगे। और वापस करने का रूल है वही विद इन 10 वर्किंग डेज। रिमेनिंग शेयर होल्डर्स के क्या अधिकार होंगे? तो अब अगर सपोज इस अक्वायरर या प्रमोटर के पास 90% की होल्डिंग आ चुकी है, इसका मतलब 90% शेयर्स इनके हाथों में आ गए हैं, 10% शेयर्स अभी भी पब्लिक शेयर होल्डर्स के हाथों में हैं। उनको ऑफर दिया था, लेकिन इनमें से कुछ लोग अभी भी अपने शेयर सरेंडर नहीं करना चाहते। डीलिस्टिंग भी हो गई है, लेकिन अभी भी ये लोग अपने शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन इन शेयर होल्डर्स को अगर बाद में रियलाइज होता है कि हमको तो डीलिस्टिंग के दौरान शेयर सरेंडर कर देना चाहिए थे, तो अभी भी पछताने की कोई जरूरत नहीं है, रास्ता है। रिमेनिंग शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? तो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को अधिकार है, वो लोग अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग किए जाने से अगले 1 साल तक वो लोग जब भी उचित समझे प्रमोटर्स या एक्वायरर के पास में जाकर अपने शेयर सरेंडर कर सकते हैं। और अगर जो इन्होंने शेयर सरेंडर किए, तो प्रमोटर या एक्वायरर को ये शेयर्स अक्वायर तो करना ही पड़ेगा, और उसी प्राइस पर अक्वायर किया जाएगा जिस प्राइस पर बचे हुए शेयर होल्डर्स के शेयर्स लिए गए थे। इनको किसी हालत में कम प्राइस पे नहीं की जाती। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अब कहां से करेंगे? तो वो एस्क्रो अकाउंट में हमने तो 100% पब्लिक शेयर्स के लिए पैसे जमा करवा दिए थे, जिसमें से सिर्फ उतने ही हमने विड्रॉ किए थे जो लोग उस वक्त सरेंडर होने के लिए आए, और जो तब सरेंडर होने के लिए नहीं आए थे उनके लिए पैसे हमने एस्क्रो अकाउंट में पहले से डाल रखे थे। वो पैसे अभी भी एस्क्रो में रखे हैं, तो एस्क्रो में से निकालकर अब इन लोगों को कर दिया जाएगा पेमेंट। पेमेंट अगर सपोज ये एस्क्रो अकाउंट में कैश डिपॉजिटेड था या फिर बैंक गारंटी दी गई थी, तो कैश या बैंक गारंटी तब तक वापस नहीं की जाती है जब तक रिमेनिंग शेयर होल्डर्स में से भी एक एक शेयर होल्डर को पहले पेमेंट ना कर दिया जाए। यहां आकर के वॉलेंटरी डीलिस्टिंग के प्रोविजंस हो रहे हैं खत्म। अगला टॉपिक है कंपलसरी डीलिस्टिंग का। कंपलसरी का मतलब चाहो या ना चाहो सजा के तौर पे डीलिस्टेड होना तो पड़ेगा। कंपलसरी डीलिस्टिंग में किस तरीके से डीलिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के कहने पर की जाती है? तो अब की बार हम अपनी मर्जी से डीलिस्ट नहीं हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज ने ऑर्डर दिया है कि हट जाओ हमारे यहां से, तो हटना तो पड़ेगा। डीलिस्टिंग, कंपलसरी डीलिस्टिंग के लिए एक तो ऑर्डर दिया जाएगा बाय स्टॉक एक्सचेंज, पहली बात। दूसरा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर के स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी को डीलिस्ट कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये एक तरह की सजा, तो सुनवाई का एक मौका तो हमको देना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से डीलिस्टिंग का ये डिसीजन स्टॉक एक्सचेंज का एक पैनल लेता है। इस पैनल में एक तो आते हैं 2 डायरेक्टर्स आएंगे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव आता है इन्वेस्टर्स की तरफ से, एक रिप्रेजेंटेटिव आता है एमसीए या फिर आरओसी की तरफ से, और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सेक्रेटरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी इस पैनल पे होगा। इस पैनल पे आए हुए लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें किसी कंपनी को डीलिस्ट करना चाहिए या नहीं। ये ऑर्डर डीलिस्टिंग का पास करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज एक इंग्लिश एज वेल एज एक रीजनल न्यूज़पेपर में प्रपोज्ड डीलिस्टिंग के बारे में नोटिस छपवाते हैं। प्रपोज्ड डीलिस्टिंग, क्योंकि अभी तक कंपनी को डीलिस्ट करने का फाइनल ऑर्डर दिया नहीं है। प्रपोज्ड डीलिस्टिंग का नोटिस छपेगा अखबारों में, और न्यूज़पेपर में साथ के साथ ये भी लिखा जाएगा कि हम 15 दिनों का समय दे रहे हैं, नॉट लेस देन 15 डेज का समय दिया जाएगा। नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज, मतलब अगर स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो इससे ज्यादा का समय प्रिस्क्राइब कर सकती है।
कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा लोगों को, ये कहते हुए कि अगर किसी को कोई रिप्रेजेंटेशन देना है या कोई ऑब्जेक्शंस हो तो वो स्टॉक एक्सचेंज को आकर के बोल सकते हैं। लोग अखबारों में पढ़ेंगे और अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो स्टॉक एक्सचेंज को आकर के बताएंगे। अगले सब सेक्शन में इन्होंने, अच्छा एक बात और, ये जो नोटिस अखबारों में छपा है इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज इसको अपनी वेबसाइट पर भी डाल देता है इस नोटिस को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। सब सेक्शन 4 में इन्होंने बताया है कि अगर अखबारों में आए इस नोटिस को पढ़कर कोई व्यक्ति अपना रिप्रेजेंटेशन देता है तो स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। सब सेक्शन 5 में इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अगर कंपलसरी डीलिस्टिंग होती है तो चैप्टर 4 नहीं लग पाएगा। चैप्टर 4 इज रिलेटेड टू बुक बिल्डिंग। तो इन लोगों का कहना है कि क्योंकि सजा के तौर पे हम डीलिस्ट कर रहे हैं तो यहां पर हम शेयर होल्डर्स को ये पूछने नहीं जाएंगे कि आपकी पसंद की प्राइस बताओ। हालांकि उनको एग्जिट ऑफर मिलेगा, उनको अपने शेयर सरेंडर करने का मौका मिलेगा, प्रमोटर्स को उनके शेयर्स खरीदने भी पड़ेंगे, बट प्राइस यहां पर वही होगी जो स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार बोल दिया। यहां बुक बिल्डिंग के नखरे झेले जाएंगे नहीं। सब सेक्शन 6 में इन्होंने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज अब फाइनली अपना ऑर्डर पास करता है, ऑर्डर ऑफ डीलिस्टिंग, और डीलिस्टिंग का ऑर्डर देने पर अब इसे दोबारा अखबारों में पब्लिश करवाया जाएगा। पहले हमने प्रपोज डीलिस्टिंग का नोटिस भेजा था, अब डीलिस्टिंग का नोटिस भेज रहे हैं। एक इंग्लिश अखबार लेंगे, एक रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर लेंगे, और इस नोटिस में एक तो ये बताया जाएगा कि नाम क्या है और एड्रेस क्या है उस कंपनी का जिसको डीलिस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी के शेयर्स की फेयर वैल्यू भी बताई जाएगी कि इतने रुपए में अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो अपने शेयर सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर ये लोग शेयर्स करेंगे कंपनी के प्रमोटर्स को, तो प्रमोटर्स का नाम और पता भी अखबारों में छपवा दिया जाएगा। अब प्रमोटर्स को इनसे शेयर्स खरीदना पड़ते हैं। और तीसरी चीज, स्टॉक एक्सचेंज जहां से इसे कंपलसरीली डीलिस्ट किया जा रहा है वो स्टॉक एक्सचेंज जाकर इंडिया के बचे हुए स्टॉक एक्सचेंजेस को भी इन्फॉर्म करके आ जाएगा कि हमने तो अपने यहां से इसको निकाल दिया, अब आप लोग भी देख लो, अगर आपको लगता हो कि ये गलत है कंपनी तो निकाल देना। रेगुलेशन नंबर 23 कहता है कि पब्लिक शेयर होल्डर्स को कंपलसरी डीलिस्टिंग के दौरान ये अधिकार है कि वो लोग अपने शेयर सरेंडर कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज तो यहां पर लिखा है इन्होंने 23 में कि स्टॉक एक्सचेंज के पास एक पैनल होता है एक्सपर्ट वैल्यूअर्स का, जिसके अंदर वैल्यूअर्स के नाम लिखे होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा इस दौरान जब ये डीलिस्टिंग चल रही है। सबसेक्शन 2 कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज इस पैनल में से किसी एक ऑडिटर को, एक वैल्यूअर को अपॉइंट कर देगा एज अ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, जो फेयर वैल्यू डिटरमाइन करके बताएगा। प्रमोटर्स की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को अब इस फेयर वैल्यू पर इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के शेयर्स खरीदना ही पड़ेंगे विद इन 3 मंथ। 3 महीने के अंदर अंदर उनको ये शेयर्स खरीदना ही पड़ेंगे, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि शेयर होल्डर्स अगर सरेंडर करते हैं तो छीनना मत, अगर वो लोग देते हैं तो आपको खरीदना तो पड़ेंगे। और अगर शेयर होल्डर्स कहते हैं कि नहीं, डीलिस्टेड होने के बावजूद भी हम इस कंपनी में रहेंगे, तो आपकी मर्जी, हम आपसे शेयर्स छीनेंगे नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंपलसरी डीलिस्टिंग कुछ इस तरह का होगा कि जिस कंपनी को कंपलसरीली डीलिस्ट किया गया है वो कंपनी, उस कंपनी के सारे होल टाइम डायरेक्टर्स, इस कंपनी के प्रमोटर्स और इस कंपनी को जिन प्रमोटर्स ने प्रमोट किया है, अगर इन्होंने किसी और कंपनी को भी प्रमोट किया है तो ये सारी की सारी कंपनीज एंड सारे के सारे लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिक्योरिटीज मार्केट को अब असेस कर पाएंगे नहीं। कब तक नहीं कर पाएंगे? तो फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब अब 10 साल तक ये लोग स्टॉक एक्सचेंज का मुंह देख पाएंगे नहीं। अगर तो फेयर वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि फेयर वैल्यू जो भी आई है वो अच्छी वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, नेगेटिव में नहीं गई है, तो इन दैट केस कंपनी एंड कंपनी के डिपॉजिटरीज को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यहां पर सब रेगुलेशन नंबर 2 में कि ये लोग कोई भी प्रमोटर के किसी भी शेयर को
अब ये लोग ना तो ट्रांसफर करेंगे, ना प्लेज करने देंगे, किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन प्रमोटर्स के शेयर्स का ये लोग नहीं करने देंगे। कब तक? जब तक कि डीलिस्टिंग की प्रोसीजर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। दूसरी बात, प्रमोटर्स एंड होल टाइम डायरेक्टर्स, अब ये लोग एलिजिबल भी नहीं होंगे कि ये लोग किसी दूसरी लिस्टेड कंपनी में भी अगर प्रमोटर या होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहे, नहीं बन सकते, किसी भी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। कब तक? जब तक कि ये पूरा का पूरा एग्जिट ऑप्शन का काम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। प्रमोटर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, उसके बाद उनके ऊपर से ये बैन हट जाता है। क्राइटेरिया फॉर कंपलसरी डीलिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज ने अलग से प्रिस्क्राइब किया है, जिसमें कहा है स्टॉक एक्सचेंज कंपलसरी डीलिस्टिंग का ऑर्डर दे, उसके पहले इन क्राइटेरियाज को पूरा करना पड़ता है। पहला, स्टॉक एक्सचेंज प्रमोटर्स को ट्रेस करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अगर प्रमोटर्स एब्सकॉन्डिंग है, नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में कंपनी को अगर हमने डीलिस्ट करवा दिया तो नुकसान शेयर होल्डर्स का है, पब्लिक का है, क्योंकि प्रमोटर्स मिल ही नहीं रहे हैं तो वो अपने शेयर्स किसको सरेंडर करेंगे। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज को ये भी कंसिडर कर लेना चाहिए ऑर्डर देने के पहले कि इस कंपनी ने इतनी बड़ी क्या गलती की है जिसकी वजह से हमें इसे कंपलसरीली डीलिस्ट कर देना चाहिए। ये भी देख लो कि पब्लिक शेयर होल्डर्स का नंबर एंड परसेंटेज कितना है। तीसरी बात, इन लोगों को स्टॉक एक्सचेंज को ये भी वेरीफाई कर लेना चाहिए फ्रॉम आरओसी। आरओसी से वेरीफाई कर लो कि ये कंपनी ने हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में डिफॉल्ट किया है, क्या ये कंपनी आरओसी के पास में भी डिफॉल्टर है? बिकॉज अगर कंपनी वहां पर क्लीन कंपनी है तो हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज के नॉन कंप्लायंसेस कंपनी से इनएडवर्टेंटली हो गए होंगे, या बाय लैप्स ऑफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज हो गया होगा। तो हमें यहाँ पर इन चीजों को एक बार कंसिडर तो करना पड़ेगा। चौथे पॉइंट पे इन्होंने लिखा है कि स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कंपनी की सारी डिटेल्स डिस्प्ले की जाएंगी अपनी वेबसाइट पर, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज बताएगा कि हम इस कंपनी को डीलिस्ट करना चाहते हैं, और जब ये कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी तो इस कंपनी की सारी डिटेल्स फिर एक सेपरेट सेक्शन में डिस्प्ले की जाती है वेबसाइट पर। प्रपोज्ड का सेक्शन अलग और डीलिस्टेड वालों का सेक्शन अलग चलता है। सब सेक्शन 5 में इन्होंने कहा है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज को उचित लगता है कि कंपनी गलत है, तो लगता है कंपनी गलत हो और उचित लगे तो प्रोसिक्यूशंस भी फाइल कर सकता है ये कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने। यहां तक कि अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि कंपनी बहुत गलत है तो उसके खिलाफ वाइंडिंग अप की पेटिशन भी स्टॉक एक्सचेंज फाइल कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग का ऑर्डर दे उसके पहले स्टॉक एक्सचेंज ये सारे क्राइटेरियाज को चेक कर लेता है। अगला टॉपिक है डीलिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज का। अब स्मॉल कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जिन लोगों में ज्यादा ट्रेडिंग हो नहीं रही है, जिनकी पेड अप कैपिटल भी बहुत कम है, जिनकी नेटवर्थ भी काफी कम है। कितनी है वो यहाँ पर लिखा गया है। ऐसी कंपनीज को लंबी चौड़ी प्रोसीजर से जाने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी स्मॉल कंपनी है। उन लोगों के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका प्रिस्क्राइब्ड है। पहली चीज, स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होगा? तो इन्होंने कहा है स्मॉल कंपनी का मतलब जिसकी पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ है, प्लस जिसकी नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग या तो इक्वल्स टू या लेस देन 10 करोड़ है, नॉट एक्सीडिंग है क्योंकि, एंड नेटवर्थ भी नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ है। इसका मतलब दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी होंगी, पेड अप भी 10 करोड़ से ऊपर नहीं है एंड नेटवर्थ भी 25 करोड़ से ऊपर की नहीं है। ये अगर ऐसी कंपनी है तो हम इसको स्मॉल कंपनी मानेंगे। लेकिन दूसरी शर्त, इस कंपनी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जितने भी हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसका लेस देन 10% की पिछले 12 महीने में ट्रेडिंग हुई है। इसका मतलब पिछले 12 महीने के दौरान 10% जितनी भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, लेस देन 10% की ट्रेडिंग हुई है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की। एंड इस कंपनी, एंड करके लिखा है, मतलब तीनों कंडीशंस एक साथ पूरी होंगी। एंड इस कंपनी को कभी भी नेशन वाइड टर्मिनल पर पिछले 1 साल के दौरान, किसी भी नेशन वाइड टर्मिनल पर पिछले 1 साल के दौरान सस्पेंड नहीं किया गया है। जो तो ये तीनों शर्तें पूरी हो गई
तो हम इस कंपनी को स्मॉल कंपनी मान लेंगे, और स्मॉल कंपनीज अगर डीलिस्ट होती हैं तो उनको यहाँ सब रेगुलेशन नंबर 3 में बताई गई कंडीशंस को पूरा कर लेने पर डीलिस्टिंग करने की परमिशन दे दी जाती है। पहली शर्त, प्रमोटर को अपने यहाँ अपॉइंट करना पड़ेगा एक मर्चेंट बैंकर। प्रमोटर्स के द्वारा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया जाएगा जो प्रमोटर के साथ मिलकर डिसाइड करता है एग्जिट प्राइस। एग्जिट प्राइस को प्रमोटर डिसाइड करेगा, यहां कोई बुक बिल्डिंग प्रोसेस नहीं होगी, कोई वैल्यूअर अलग से अपॉइंट नहीं होगा। एग्जिट प्राइस किसी भी हालत में फ्लोर प्राइस से कम की तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, प्रमोटर इंडिविजुअली एक एक शेयर होल्डर को लेटर लिख करके उनको डीलिस्टिंग के इंटेंशन के बारे में बताते हैं। पब्लिक नोटिस अखबारों में देने की कोई जरूरत नहीं, शेयर होल्डर्स को लेटर लिखकर उनको इंटेंशन के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ उनको एग्जिट प्राइस के बारे में भी बता दिया जाता है और जस्टिफिकेशन कि हम इस एग्जिट प्राइस पर कैसे पहुंचे। इसके बाद इन लोगों से कंसेंट मांगी जाती है। शेयर होल्डर से कहा जाता है कि आप लोग अपनी कंसेंट भेजो कि आप इस डीलिस्टिंग के लिए तैयार हैं या नहीं। शेयर होल्डर्स अपनी कंसेंट देंगे तो कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग जिन लोगों के पास में है उसमें से कम 90% या उससे ज्यादा होल्ड करने वालों की कंसेंट मिलना जरूरी है, वो भी इन राइटिंग। इन लोगों ने कंसेंट देनी है डीलिस्टिंग के लिए। अगर ये लोग कहते हैं हम डीलिस्टिंग के लिए तैयार हैं तो डीलिस्टिंग हो जाएगी। अगर ये लोग कहते हैं हम डीलिस्टिंग के लिए तो तैयार हैं बट अपने शेयर सरेंडर नहीं करने वाले तो चलेगा, शेयर्स मत दो चलेगा, सिर्फ डीलिस्टिंग के लिए हाँ मिलना जरूरी है। अगर ये लोग अपने शेयर्स नहीं देना चाहते, अपने पास रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने वॉलेंटरी डीलिस्टिंग में पढ़ा है रेगुलेशन नंबर 17 में कि कम से कम 90% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास आ जानी चाहिए। स्मॉल कंपनीज में ऐसा कोई नियम नहीं। यहां शेयर होल्डर्स को सिर्फ डीलिस्टिंग के लिए हाँ करना है। शेयर सरेंडर करो आपकी मर्जी, ना करो आपकी मर्जी। प्रमोटर्स के पास अगर उतने शेयर्स नहीं भी आते जितना 17 में लिखा था तो भी चलेगा, क्योंकि ये कंपनी एक स्मॉल कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है कि ये पॉजिटिव कंसेंट ले लेना है प्रमोटर को अपने शेयर होल्डर्स के पास से विद इन 75 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट कम्युनिकेशन। जब इस प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा था, उन लोगों को राइटिंग में अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया था, वहां से अगले 75 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कंसेंट ले लेनी है। और जो अगर नहीं सॉरी इसके बाद में इन्होंने बताया और जो अगर इन लोगों की कंसेंट आ गई है तो कंसेंट आ जाने पर 75 वर्किंग डेज के खत्म हो जाने से अगले 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर प्रमोटर्स को अब कंसिडरेशन का पेमेंट कर देना पड़ेगा उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने अपने शेयर सरेंडर किए होंगे। फर्स्ट कम्युनिकेशन से 75 डेज में कंसेंट ले लो, 75 डेज के खत्म हो जाने से अगले 15 दिनों के अंदर अंदर उनको पेमेंट कर देना जिन्होंने अपने शेयर सरेंडर किए हैं। सब रेगुलेशन नंबर 4 में इन्होंने बताया है कि जस्टिफिकेशन दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को कि किस तरह से हम इस एग्जिट ऑफर प्राइस पर पहुंचे हैं, एंड उन लोगों को ये बात भी क्लियरली बता दी जाएगी कि अगर आप लोगों ने इस प्राइस पर हमें हाँ कर दिया है डी लिस्टिंग के लिए तो मान लेंगे जैसे कि आपकी कंसेंट में 2 कंसेंट आई है, पहला डी लिस्टिंग की हाँ और दूसरा कि आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना चाहते, इस बात की भी हाँ आ चुकी है। 2 चीजों की हाँ, पहला डीलिस्टिंग की और दूसरा कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस हमको नहीं चाहिए। हम मान लेंगे जैसे आपने दोनों चीजों के लिए हमें हाँ कर दिया है। सब सेक्शन 5 में इन्होंने बताया है कि कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज अब क्योंकि हाँ आ चुकी है, शेयर होल्डर्स की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, तो अब कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज जो है अब इस कंपनी को कर देता है डीलिस्टेड। क्योंकि स्मॉल कंपनी है अब इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं। डीलिस्टिंग इन केस ऑफ वाइंडिंग अप इन्होंने कहा है कि सपोज अगर कोई कंपनी वाइंड अप हो जाती है, लिस्टेड कंपनी है वाइंड अप हो जाती है तो कंपनी ही खत्म हो गई।
जब कंपनी ही खत्म हो गई तो शेयर्स भी खत्म हो जाएंगे, और जब शेयर्स ही खत्म हो जाएंगे तो कंपनी अब और लिस्टेड रह पाएगी नहीं। अगर सपोज जिस स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी लिस्टेड है, किसी वजह से उस स्टॉक एक्सचेंज को ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया, सेबी ने अगर उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब वो दुकान ही बंद हो गई है जहां पर हम ये शेयर्स बेचते थे, तो ऑटोमेटिकली कंपनी के शेयर्स हो जाते हैं डी लिस्टेड। ये दो ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर डी लिस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता, अपने आप शेयर्स हो जाते हैं डी लिस्टेड। पावर टू रिलैक्स एनफोर्समेंट में इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि सेबी के पास अधिकार है, सेबी अगर चाहे तो रिक्वेस्ट किए जाने पर किसी भी कंपनी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकती है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस से जाने की जरूरत नहीं, जहां पर सेबी रिलैक्सेशन देगा बस उतने कंप्लायंसेस से आपको रिलीफ मिलेगा। मिसलेनियस में इन्होंने बताया है कि स्टॉक एक्सचेंज को पूरा अधिकार है कि वो डीलिस्टिंग की इस पूरी प्रोसीजर को मॉनिटर करेगा। रेगुलेशन नंबर 30 में इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अगर किसी कंपनी की डीलिस्टिंग वॉलेंटरीली की गई थी तो वॉलेंटरीली डीलिस्टेड कंपनी अब फिर से लिस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है अगले 5 साल तक। और अगर किसी कंपनी की कंपल्सरीली डीलिस्टिंग की गई है तो अब ये कंपनी दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकती है फॉर लिस्टिंग अगले 10 साल तक। एक बार मार्केट से बाहर हुए, अपनी इच्छा से गए हो तो 5 साल बाहर रहना है, और अगर कंपल्सरी डीलिस्टिंग की वजह से गए हैं तो 10 साल। सब रेगुलेशन नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि ये 5 साल और 10 साल वाली कंडीशन तब नहीं लगती अगर किसी कंपनी को डीलिस्ट किया जा रहा है बाय ऑर्डर ऑफ बीआईएफआर अंडर सिका। सिका एंड बीआईएफआर अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाती थी या सिक कंपनी हो जाती थी तो वो सिका में जाते थे बीआईएफआर के पास, और अगर बीआईएफआर ने सिक कंपनी होने की वजह से इसको डीलिस्ट करवाया था तो ये कंपनी को 5 साल तक या 10 साल तक रुकने की जरूरत नहीं, ये ठीक होते ही दोबारा लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकती है। अब बीआईएफआर और सिक्का तो नहीं रहा, बट उसकी जगह कंपनीज एक्ट एंड एनसीएलटी ने ले ली है। बट क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशन नंबर 30 में यही नाम लिखे हैं, हमको यही लिखने पड़ेंगे। सब रेगुलेशन नंबर 3 में इन्होंने बताया है कि जब कोई कंपनी री लिस्टिंग के लिए अप्लाई करती है तो स्टॉक एक्सचेंज अब हाँ करने के पहले ये जरूर देख ले कि इसे डीलिस्ट कौन सी परिस्थितियों में किया गया था, बिकॉज अगर वो कंडीशंस बहुत सीवियर थी तो अब इस कंपनी को रीलिस्टिंग की परमिशन बिल्कुल भी देनी चाहिए नहीं। एंड लास्ट पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंज में जब कोई कंपनी रीलिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन लेकर आती है बिल्कुल इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि ये कंपनी आज पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर आई है, जैसे कि ये एक फ्रेश लिस्टिंग की एप्लीकेशन है। कंपनी यहां पर किसी भी तरह का प्रिविलेज नहीं ले सकती कि हम पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल कर चुके थे उन्हीं को देख लेना। हम तो मानेंगे जैसे कि ये कंपनी आज के पहले कभी स्टॉक एक्सचेंज पर आई ही नहीं थी। यहां आकर हमारा डीलिस्टिंग के चैप्टर का रिवीजन हो रहा है खत्म। इस पूरे चैप्टर में प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होगा, डे काउंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पब्लिक अनाउंसमेंट, एस्क्रो अकाउंट, बिडिंग पीरियड, पेमेंट करने का तरीका, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन नंबर 17 भी कंपल्सरी डीलिस्टिंग पर एग्जाम में एक कॉन्क्रीट क्वेश्चन आ सकता है। रेगुलेशन नंबर 8 पर एक कॉन्क्रीट क्वेश्चन आ सकता है। पब्लिक अनाउंसमेंट, एस्क्रो अकाउंट जैसे टॉपिक्स पर आपको शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड स्मॉल कंपनीज के ऊपर एक कॉन्क्रीट क्वेश्चन आ सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आने के लायक है, इनका पैटर्न बता रही हूं मैं, ऐसा नहीं कि बाकी पूरा चैप्टर फालतू है, पढ़ना तो सब कुछ है। कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड है, जो कैच करती है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, तब तक कीप रिवाइजिंग।